हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमारी 10th क्लास का पहला चैप्टर है और ये न केवल 10th क्लास में बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका ये आता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पिक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये सारी स्टोरी ही इसमें चैप्टर में बताई है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र का अर्थ, सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र का अर्थ। पहले किसी भी राज्य में राजा हुआ करता था और वो जो हमारा था मोनार्ची सिस्टम यानी कि राजतंत्र था। उसमें राजा जो कहता था वही होता था और ये जो सिस्टम चलता था ये तब तक चलता था जब तक राजा की डेथ नहीं हो जाती थी। और जब राजा की डेथ हो जाती थी पर राजा के मरने के साथ ये ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि राजा के बाद में उसका बेटा यानी कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य राजा बनता था। तो ये चलता रहता था। तो ये जो चलता था तो इसमें क्या था कि अत्याचार ज़्यादा होते थे, क्योंकि राजा अपने ही फ़ायदे की सोचते थे और राजा के साथ काम करने वाले वो अपने फ़ायदे की सोचते थे। तो कुछ ही लोगों का फ़ायदा होना था पर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे शोषण होना था, जो गरीब लोग थे। तो आखिर में हम किसी को दबाते हैं तो कितने लंबे टाइम तक हम दबा सकते हैं। लाइक द स्प्रिंग, जैसे हम उसे दबाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जो हमारे हाथ से छूट के वो बिल्कुल ही अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो किसी को दबाने की एक लिमिट होती है। तो ये जब इसी प्रकार का शोषण होता गया तो अलग अलग जगहों पर आपका राष्ट्रवाद की भावना आने लगी थी। तो ये सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना ये हमारे यूरोप में और जो फ्रांस है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। वैसे भी पहले हुई थी पर लेकिन ये इतनी फेमस नहीं हुई थी, पर वहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये वहाँ यूरोप के बहुत सारे अन्य देशों में भी शुरू हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें उस राष्ट्र के सभी लोग सेम विचारधारा को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर किसी का शोषण हो रहा है तो सभी लोगों का शोषण हो रहा है और सभी ये कहते हैं कि हमें शोषण से बचना है, तो वो एक जगह इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, वही राष्ट्रवाद है। तो हम देख लेते हैं राष्ट्रवाद। जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान। तो ये जो चीज़ें होती है इसको सभी एक सिंबल के फॉर्म में मानते हैं। जैसे उनको ये दिख जाता है तो उनके बीच में राष्ट्रवादी भावना जग जाती है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र यानी कि अगर हमें किसी भी देश है वही राष्ट्र है, पर देश क्या है? जिसकी खुद की संप्रभुता है और वो अपनी कोई भी डिसीजन लेने को आज़ाद है, तो वो क्या होता है? राष्ट्र होता है। तो ये डेफिनेशन है फ्रांसीसी दार्शनिक अन्सेन रेन के अनुसार, राष्ट्र अतीत में सम्मान गौरव होना, वर्तमान में सम्मान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और ऐसे काम करने की इच्छा रखना, तो वो क्या होगा? आपका राष्ट्र। इसी प्रकार से अभी हम देखेंगे कि जो हमारे यूरोप में फ्रांस में जो राष्ट्रवादी भावना शुरू हुई तो वो कैसे हुई थी। तो फ्रेडरिक शायूस प्रजातांत्रिक और समाजवादी गणराज्य का स्वप्न, तो ये एक स्वप्न देखने लगे थे और ये स्वप्न किसमें? एक प्रतिमा के फॉर्म में था, यानी राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले ये एक हमारी इमेज आती है, जब हमारे विचार आते हैं वो इमेज में के फॉर्म में आते हैं। जब वो इमेज हमारी बहुत सारे लोगों के बीच में जाती है तो लोग उसको देखते हैं तो उनके बीच में भी वही भावना आने लगती है। तो यहाँ पे जो ये थी इमेज, ये स्वप्न था, वो कैसा था कि स्वतंत्रता की प्रतिमा के हाथ में ज्ञानोदय मशाल और मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे जो है इसके एक हाथ में मिसाल है, दूसरे में से ज्ञानोदय घोषणा पत्र है। दूसरा में जमीन पर निरूपण शासकों के ध्वस्त अवशेष। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये ध्वस्त अवशेष दिख रहे हैं कि निरंकुश शासक हैं, उनको अब क्या करना है? धीरे धीरे उनको हटाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, दो सिलसिलिया की राजशाही, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये इतने सारे यहाँ पे हमारे यूरोप में ये देश थे जिसमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। ईसा मसीह और संत और फरिश्ते, यहाँ पे इनको क्या बनाया गया? सिंबल बनाया गया था कि हमें जो भगवान होते हैं, क्योंकि सभी लोगों का भगवान में विश्वास होता है, तो यहाँ पे यूरोप में ईसा मसीह, संत और फरिश्ते, ये जो है इनको कहा जाता है फरिश्ते के फरिश्ते आ रहे हैं जो हमारी आज़ादी की हमें कह रहे हैं कि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़िए।
लोगों की सामूहिक पहचान की भावना विकसित करने के प्रयास। तो इस राष्ट्रवादी भावना में सबसे पहले आपको ये दिख रहा है मैप में कि फ्रांस को एक अलग से दिखाया गया कि फ्रांस में ही सभी लोगों की राष्ट्रवादी भावना पैदा करने के लिए लोगों की सामूहिक पहचान की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया था। तो ये इसमें मेन जो थॉट थे, मेन विचार थे, वो कौन से थे? पहला है पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों पर बल। जैसे भारत में भारत माता कहा जाता है, तो वैसे ही फ्रांस में उस टाइम पितृभूमि कहा गया। मैंने पिता को पहले डोमिनेंस था, पितृ प्रधान हमारा जो या पुरुष प्रधान हमारा परिवार था, तो पुरुष को महत्व दिए जाते थे, तो उसको पितृभूमि कहा जिसपे वो रहते हैं। और नागरिक विचार कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमें ये अधिकार मिलने चाहिए। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया क्योंकि एक सिंबल था जिसके लेके हर कोई आगे बढ़ेगा तो लगेगा कि ये राष्ट्रवाद की भावना को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बाकी लोग भी शामिल हो जाएंगे। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा। यानी कि पहले जो राजा था वो किसी का चुनाव नहीं होता था, राजा अपनी एक फैमिली से था, वो उसकी डेथ होने पे उसका बेटा ही राजा बनता था, यानी कि चुनाव का कोई ऑप्शन नहीं था। पर लेकिन अभी क्या है कि जनता ये समझ गई कि वो अपने चुने हुए व्यक्ति को ही क्या करेगी, यहाँ पे कोई राजा बनाएगी, न कि ऐसे ही होना। तो सक्रिय नागरिकों द्वारा ये चुना जाना था। और जनरल स्टेट का नाम यहाँ पे नेशनल असेंबली रख दिया था, नाम ही चेंज कर दिया था जनरल स्टेट का नेशनल असेंबली। सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाए गए। तो कानून भी थे वो सभी समान बनाए गए थे। पहले राजा था तो राजा और रिच लोगों के लिए अलग से कानून था, गरीब लोगों के लिए अलग। तो वो भेदभाव की भावना थी, तो उसको राष्ट्रवादी भावना में ख़त्म करना था कि सभी का समान कानून हो। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया जाना, जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी कह सकते हैं। आंतरिक आयात निर्यात यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो बीच में जो हमारी ये बॉर्डर बाउंड्री आती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की, तो इसको क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जनता का क्या था कि ये टैक्स हमें ख़त्म करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सके और सभी लोगों को एक ऐसी कीमत पे सामान मिल सके जो किसी के लिए ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो यहाँ पे आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त करने पे बल दिया गया। राष्ट्रवादी भावना में भार नाप तोल नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई और इसी प्रकार से राष्ट्रवादी भावना में सभी जगह भार और नापने की, इससे पहले था कि अलग अलग राजा थे तो वो अपने अलग अलग एरिया में नापने की जो यूनिट है और इसी प्रकार से भार की जो यूनिट है वो अलग अलग हुआ करती थी। तो जिससे गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान होता था, तो वो अभी उनको ख़त्म करना था। राष्ट्रवादी भावना में सभी के लिए समान ये लागू करना था। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित करना था, फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रभाषा बनाना था। तो सबसे पहले फ्रांस में ही हमारा जो राष्ट्रवाद है ये शुरू हुआ था। तो इसमें जो क्षेत्रीय भाषा थी अलग अलग उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो भाषा होती है उसमें हम अपने विचार एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम कन्वे कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं। अगर हमारी भाषा अलग अलग रहेगी तो कोई एक पर्सन की भाषा दूसरा पर्सन उसे समझे ज़रूरी नहीं है। तो ये जो क्षेत्रीय भाषा बांटने का उद्देश्य था राजा का, उनको फ़ायदा था ताकि सभी लोग एक साथ मिलके उनके विरुद्ध खड़े ना हो। तो राष्ट्रवादी भावना में सबसे पहले जो अलग अलग जो लोकल लैंग्वेज थी उनको ख़त्म करके एक लैंग्वेज को, एक भाषा को यहाँ पे लागू किया गया था और वो भाषा कौन सी थी? फ्रेंच थी। तो फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवादी भावना। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है नेपोलियन की संहिता के प्रमुख प्रावधान, यानी कि नेपोलियन भी यहाँ पे आ गया था। नेपोलियन ने ये देखा कि राष्ट्रवादी भावना अब शुरू हो गई है तो बहती गंगा में हाथ क्यों ना धो लिया जाए। और नेपोलियन यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला पर्सन था और उसे ये था कि वो एक ऐसा साम्राज्य बनाए जिसमें उसका राज चले। तो यहाँ पे नेपोलियन की भी कुछ विचारधारा थी। तो यहाँ पे नेपोलियन आया था और राष्ट्रवादी भावना के साथ में आया था, लोगों के साथ में था कि हाँ ठीक है राष्ट्रवादी भावना है आपकी तो हम भी उसके साथ में हैं, यानी कि राजाओं के खिलाफ हैं, हम राजाओं को हटाना है। तो उन्होंने नेपोलियन ने यहाँ के कुछ सुधार शुरू किए थे। उस सुधार में उन्होंने कुछ कानून बनाए थे जिसको कहा जाता है नेपोलियन की संहिता या फिर आपकी नागरिक संहिता। तो इसमें क्या था, इसमें कानून में क्या था कि जन्म आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। तो नेपोलियन ने जो जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिलते हैं उसको समाप्त कर दिया।
कोई भी पर्सन है, कहीं भी है, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये नहीं कि वो जन्म जहाँ पे ले रहा है उसे विशेष अधिकार हो, बाकी लोगों को नहीं। और दूसरा क्या था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, जो नेपोलियन की नागरिक संहिता थी। तो कानून के सभी के लिए बराबर है। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया था। सामंती व्यवस्था क्या थी कि यहाँ पे दास प्रथा थी कि जो राजा है या रिच लोग हैं वो अपने गरीब लोगों को अपने घर में नौकर की तरह काम करवाएंगे और उनको भर पेट खाना ही नहीं देंगे और उनको तनख्वाह देने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, तो जिसने नेपोलियन ने उसको समाप्त कर दिया। तो गरीब लोगों के ये फायदे के लिए थी, इसीलिए गरीब लोग नेपोलियन के फेवर में थे। किसान को भूदास्तव और जमीन जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो भूदास्तव यानी कि भूमि पे जिसका अधिकार है उस पे यानी कि उसको टैक्स पे करना था। अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाता है तो उसकी ज़मीन है वो कोई भी एक रिच व्यक्ति है वो हड़प लेगा या फिर वो राजा की ज़मीन हो जाएगी। वो एक केवल उस पर दास के रूप में काम करने वाला हो जाएगा। तो बल्कि पहले उसकी ही ज़मीन थी, फिर वो उस पर दास बन जाता है। तो यहाँ पे किसानों को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो ये ख़त्म किया। और जागीरदारी शुल्क यानी कि जो टैक्स दिया जा रहा था उसको भी नेपोलियन ने ख़त्म किया। नेक्स्ट है, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया गया। यानी कि शहरों में ये था कि कोई भी कारीगर है, व्यापारी है, तो वो राजा की मर्जी से ही व्यापार करेगा। कहाँ करेगा, कितना करेगा, जब राजा कहेगा उसी के साथ होगा। तो कई बार यहाँ पे जो हमारे व्यापारी थे उनको हानि होते हुए भी वो उनको व्यापार करना पड़ता था। तो वो व्यवस्था नेपोलियन ने ख़त्म कर दी थी। यातायात और संचार सुविधाओं को सुधार किया था नेपोलियन ने। एक समान कानून, मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था शुरू की थी। तो सभी जगह एक भार की समान मानक ये स्टैंडर्ड जो आपकी मेजरमेंट यूनिट है वो रखी थी और नाप भी सभी जगह इक्वल रखा गया था। और राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि देश की एक ही करेंसी होगी। ये सारे सुधार किसने किए थे, नेपोलियन ने। और ये सुधार हमारे किस में थे, राष्ट्रवादी भावना के अंतर्गत ही थे।